स्टूडेंट आज मैं बहुत ज़्यादा खुश और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूं क्योंकि जेक ने आपके लिए मॉडल क्वेश्चन पेपर 2023 जारी कर दिया है। तो आज के इस वीडियो में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं जेक मॉडल क्वेश्चन पेपर 2023 सेट 1 सॉल्यूशन करेंगे। सब्जेक्टिव वाला पार्ट होगा, क्लास 12 होगा, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स होगा। तो मैं हूं देखमा, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ्स ट्यूटोरियल में। और एक जरूरी जानकारी हम बता देना चाहते हैं कि हमने अभी तक इंटीग्रेशन कंप्लीट कर दिए हैं। चैप्टर 8 हो चुका है, चैप्टर 9 भी चल ही रहा लगभग, वो भी खत्म ही हो गया। चैप्टर 10, चैप्टर 11, चैप्टर 12, चैप्टर 13, ये सारे वीडियो और ये सारे चैप्टर के वीडियो लेक्चर कंप्लीट हो चुके। चैप्टर 1 भी लगभग हो ही गया, मैट्रिक्स भी हो चुका है, डिटर्मिनेंट भी हो चुका है। तो यदि आप चाहते हैं आने वाला 2023 का जो बोर्ड एग्जाम है अच्छे ढंग से प्रिपरेशन करना, अच्छा मार्क्स लाना, तो हमारे इस वीडियो के माध्यम से आप अपने बोर्ड एग्जाम का अच्छा से प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 भी आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 1, इफ एफ एक्स इक्वल टू 8x क्यूब दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 में सॉल्यूशन क्या दिया हुआ है कि एफ एक्स का जो वैल्यू है ये आपका है 8x क्यूब। एफ एक्स इक्वल टू कितना है 8x क्यूब एंड जी ऑफ एक्स इक्वल टू एंड जी ऑफ एक्स का जो वैल्यू है ये आपका दिया हुआ है x टू द पावर 1/3। ठीक है, आपको निकालना फाइंड गॉ ऑफ एक्स, यानी कि जी ऑफ एफ एक्स का वैल्यू आपको निकालना। ठीक है, कितना होगा तो देखिए गॉ ऑफ एक्स के लिए हम क्या करेंगे, वी हैव गॉ ऑफ एक्स। आपको पता होना चाहिए कि गॉ ऑफ एक्स को आप ऐसे लिख सकते हैं जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अब जी ऑफ एफ एक्स का वैल्यू पुट करेंगे 8x क्यूब। ठीक है, 8x क्यूब पुट कर दिए। अब जी में जी ऑफ एक्स ये है, जब यहाँ पे x था तो x का होल क्यूब। अब जी में जब यहाँ पे ये रहेगा तो आपको पता होना चाहिए क्योंकि जी ऑफ एक्स डिफाइंड है। कैसा डिफाइंड है, जो यहाँ पे रहेगा उसी के पावर 1/3 हो जाएगा। यानी कि आप अगर यहाँ पे ऐसा है दैट मीन्स जब x के प्लेस, जब यहाँ x तो यहाँ भी x, तो यहाँ अगर ऐसा रहेगा यानी कि 8x क्यूब होल पावर 1/3 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब होता है और ये हो जाएगा x टू द पावर 3 होल पावर हो जाएगा 1/3। अब यहाँ से 2x होल क्यूब और हम पूरे का पावर 1/3 और पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 3 और 1/3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं 2x, यानी कि g ऑफ f(x) का जो वैल्यू हो जाएगा ये आपका 2x हो जाएगा। ये है आपका सेक्शन ए का क्वेश्चन, ये है आपका सेक्शन ए। ठीक है, तो यहाँ तक आप लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आंसर। ये आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, तो जल्दी से यहाँ तक नोट कर लीजिए। और हाँ, अगर आपको वीडियो वाकई में लास्ट में अच्छा लगे तो बिल्कुल लाइक करके जाइएगा, नहीं लगे तो कोई दिक्कत नहीं है और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, जल्दी यहाँ तक लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर डिस्कस करते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, प्रूव करने वाला क्वेश्चन आपके लिए आ गया। 10 इनवर्स 2/11 प्लस 10 इनवर्स 7/11 24 इक्वल टू 10 इनवर्स 1/2। ये चीज़ आपको प्रूव करना है, चैप्टर 2 का क्वेश्चन है। ठीक है, चल आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टूडेंट्स लिखेंगे कि LHS इक्वल टू कितना दिया हुआ है। ठीक है, LHS का जो वैल्यू है ये आपका है 10 इनवर्स 2/11 प्लस 10 इनवर्स प्लस 10 इनवर्स 7/24। ये आपका दिया हुआ है 10 इनवर्स 2/11 प्लस 10 इनवर्स 7/24 का वैल्यू इक्वल टू प्रूव करना है। तो LHS इक्वल टू दैट मीन्स आपको RHS प्रूव करना है। आपको पता होना चाहिए ये एक फॉर्मूला होता है 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का फॉर्मूला होता है 10 इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। ठीक है, इसी फॉर्मूला पे रखना है, बस x के प्लेस पे 2/11 है और y के प्लेस पे 7/24 है। तो बस इस फॉर्मूला में रख दीजिए, इक्वल टू हो जाएगा 10 इनवर्स x 2/11 प्लस 7/24
बाई 1 माइनस 2/11 इंटू 7/24। ठीक है, यहां तक हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, टेन इनवर्स, अब इसको सॉल्यूशन करेंगे, दैट मीन्स एलसीएम लेंगे। तो 11 और 24 का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा, 264। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 48 प्लस 11 इंटू 7 77 अपॉन, यहाँ पर भी अगर एलसीएम लेंगे तो यही 264 हो जाएगा, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, दैट मीन्स 264 माइनस 14 हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में ये और ये कैंसिल हो जाता है। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स। अब देखिए ये हो जाएगा टेन इनवर्स, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 8 और 7 हो जाएगा 15, और 125, और इसमें माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 0 और 250। तो इन दोनों को अगर हम कैंसिल करेंगे तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स टेन इनवर्स 1/2, यानी कि ये हो जाएगा RHS। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं हैंस LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो आपके कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 2 भी। तो जल्दी से नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 डेरिवेटिव का है, फाइंड dy बाई डी एक्स आपको निकालना है। इफ y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, आपको क्या दिया हुआ, y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये आपके दिया हुआ है। आपको इसमें डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो इसमें क्या करेंगे, सिंपल से कुछ नहीं, डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स अपॉन हो जाएगा d बाई डी एक्स, किसका डेरिवेटिव, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। आपको पता होना चाहिए कि डेरिवेटिव जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के होते हैं तो एंगल को ध्यान में रखा जाता है। तो एंगल यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, दैट मीन्स d बाई डी साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये एंगल हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5 और इंटू डी एक्स स्क्वायर प्लस 5 अपॉन डी एक्स। अब साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस, एंगल जैसा रहेगा वैसा ही होगा, और एंगल का फिर से डेरिवेटिव होगा तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x और 5 का हो जाएगा 0। दैट मीन्स फाइनली आपका जो है डी वाई बाई डी एक्स का जो वैल्यू आता है ये आपका हो जाता है 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ, दैट मींस एक्सरसाइज 6.1 का। ठीक है, कहता है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ ए सर्कल विथ रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस व्हेन r इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझना है कि सर्कल का जो एरिया है वो किस रेट पे चेंज हो रहा है, किसके रेस्पेक्ट में, रेडियस के रेस्पेक्ट में। यानी कि रेडियस अगर इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है तो उसके एरिया में क्या चेंजेस हो रहा है, उसका रेट क्या है, वो आपको पूछा गया है। ठीक है, जब r का वैल्यू आपका दिया हुआ है किधर गया, 4 सेंटीमीटर, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस टाइप के जो क्वेश्चन होगा उसमें हम लोग सबसे पहले करेंगे लेट, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो भी सर्कल चेंजेस हो रहा है, मान लीजिए आप एक तालाब पे ही या तो कोई झील पे ही एक पत्थर फेंकते हैं, तो आप लोग वहाँ पे देखे होंगे कि उस पानी पे जो है बहुत सारे सर्कल बनते हैं, और वही सर्कल तब तक खत्म नहीं होते हैं, मतलब जब तक पानी का खत्म नहीं हो जाता। ठीक है, यानी कि पूरे तालाब में वो सर्कल बढ़ते जाते हैं। तो आप देखा होगा आपने कि जैसे जैसे वो रेडियस बढ़ता है वैसे वैसे वो बड़ा बड़ा सर्कल बनते जाता है। दैट मीन्स अगर कहेंगे कि रेडियस जैसे जैसे बढ़ेगा तो वैसे वैसे उसका एरिया भी बढ़ेगा, यानी कि क्षेत्रफल भी बढ़ेगा। तो रेडियस कभी तो कांस्टेंट नहीं है। तो यदि हम कहेंगे कि इस समय रेडियस r था तो कुछ देर बाद भी रेडियस r ही रहेगा। इसलिए हमको ये मानना होगा कि हम कभी भी उस सर्कल का अगर रेडियस हम देखेंगे तो वो r ही लेंगे, क्योंकि हर एक क्षण में रेडियस यहाँ पे चेंज हो रहा है।
तो हमको लिखना पड़ेगा लेट एट एनी इंस्टेंट टी, यानी कि किसी भी क्षण पे किसी भी समय पे रेडियस आर ही रहेगा, क्योंकि यहाँ रेडियस फिक्स नहीं है, इसलिए हमको मानना पड़ेगा कि ये यहाँ रेडियस टाइमिंग फिक्स नहीं है, रेडियस फिक्स नहीं, इसलिए हर एक क्षण के लिए रेडियस क्या रहेगा, आर ही मान लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट एट एनी इंस्टेंट टी, ठीक है। आर जो होगा रेडियस ऑफ द सर्कल, आर क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल है, और कैपिटल ए को मान लेंगे एरिया ऑफ दिस सर्कल, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, सिंस ए इक्वल टू हम लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर, लेकिन आपको सर्कल का एरिया का रेट किसके रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू, हाँ विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस, यानी कि रेडियस के रेस्पेक्ट में आपको बताना है, यानी कि आपको इसमें डिफरेंशिएशन करना होगा, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू आर। तो डी ए अपॉन डी आर इक्वल टू हो जाएगा पाई, पाई कांस्टेंट है, डी अपॉन डी आर ये हो जाएगा आर स्क्वायर, तो पाई इंटू हो जाएगा 2r डी ए बाई डी आर। लेकिन उसमें आपको रेडियस का चेंज होना बताना है जब आपका r कितना सेंटीमीटर हो, 4 सेंटीमीटर। नाउ व्हेन लिखेंगे r इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, देन डी ए अपॉन डी आर इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हो जाएगा पाई इंटू 2 इंटू, या तो हम यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हैं 2 पाई आर, तो 2 पाई और आर का वैल्यू है 4, यानी कि 4 इंटू 2 8 पाई। अब देखिए यहाँ पे कुछ यूनिट भी होना चाहिए, अब एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर किसके रेस्पेक्ट में, रेडियस का यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर, यहाँ पे आप लिख सकते हैं रेडियस का यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर। फिर कोई बुद्धिमानी कलाकार कहेगा सर सेंटीमीटर स्क्वायर बाय सेंटीमीटर आप जो लिखे हैं इसको आप कैंसिल करके आप सीएम क्यों नहीं लिख देते हैं, कैंसिल होकर सीएम हो जाएगा, दैट मीन्स सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट हम आपको जानकारी के लिए बता देना चाहते हैं ये यूनिट ही है जो ये बताता है कि ये एरिया है किसका, सर्कल का, और ये वाले यूनिट बताता है कि ये चेंज हो रहा विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस। तो अगर हम ओनली सीएम लिखेंगे, अगर हम ज़्यादा बुद्धि लगाएंगे, ज़्यादा दिमाग लगाएंगे, ओनली सीएम लिखेंगे तो क्या ये एरिया पता चलेगा, क्योंकि एरिया का जो यूनिट होता है हमेशा स्क्वायर यूनिट में होता है, बात समझ रहे हैं। तो ये गलत हो जाएगा, तो आप ऐसा एग्जाम में नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हो जाएगा आपका आंसर, लिख लीजिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, हाँ इवेलुएट करना है कि इंटीग्रेशन इवेलुएट करने बोला है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हम लेट कर सकते हैं कि i इक्वल टू रूट एक्स माइनस 1 बाई रूट एक्स का होल स्क्वायर, ये एक आपको इंटीग्रेशन दिया हुआ है, रूट एक्स बाई रूट एक्स माइनस 1 बाई रूट एक्स का होल स्क्वायर, इसको आपको इंटीग्रेट करना है। तो ये दिखने में लग रहा है कि बहुत हार्ड होगा, ये तो 2 मार्क्स का नहीं होना चाहिए, तो कुछ भी नहीं है, सिंपल आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर पता होना चाहिए। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर में लगाएंगे तो रूट एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 इंटू रूट एक्स इंटू 1 बाई रूट एक्स प्लस हो जाएगा 1 बाई रूट एक्स होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे आप ऑल ओवर इंटीग्रेशन dx लगा सकते हैं। अब स्क्वायर और रूट एक दूसरे को कैंसिल कर देगा तो x ये दोनों कैंसिल हो गया, -2 प्लस 1 बाई एक्स ये हो जाएगा dx। अब अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे, यहाँ पे होगा x dx, -2 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, ओनली dx हो जाएगा, प्लस 1 बाई एक्स dx हो जाएगा, ठीक है। अब x का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर बाई 2 -2, यहाँ पे कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1 है, 1 का इंटीग्रेशन होगा x प्लस 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन होता है log x प्लस हो जाएगा c, यहाँ तक हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, इफ ए लाइन मेक्स इक्वल एंगल, एक कोई लाइन है जो कि इक्वल एंगल बनाता है विथ द x y एंड z एक्सेस
फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइंस। सबसे पहले हम लोग बनाएंगे एक्सेस, ठीक है। इसको मान लेते हैं x, ये है आपका y, ये है आपका z। ये 3 एक्सिस होता है, यूँ ऐसे, ये परपेंडिकुलर होता है, ये आपको पता है। क्वेश्चन में बोल रहा है एक कोई लाइन है, ठीक है। वो जो लाइन है वो इक्वल एंगल बनाता है, ये मान लेते हैं यूँ लाइन ऐसे, ये लाइन L है। तो x एक्सिस के साथ भी इफ ए लाइन मेक्स इक्वल एंगल विथ x, y एंड z एक्सिस फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइन। यानी कि x एक्सिस की अगर अल्फा एंगल बनाता है तो y के साथ भी अल्फा ही एंगल बना रहा होगा और z के साथ भी अल्फा एंगल बना रहा होगा, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन में दिया हुआ और आपको बताना है कि इसमें डायरेक्शन कोसाइन कितना होगा। तो सबसे पहले लेट करेंगे, लेट द लाइन मैक्स एंगल अल्फा with the x, y and z axis respectively, ठीक है। मान लेंगे तो उस केस में आपको पता होना चाहिए कि इसका जो डायरेक्शन कोसाइन होता है l का वैल्यू भी cos अल्फा होगा, m का जो वैल्यू होगा वो भी cos अल्फा होगा, क्योंकि m का वैल्यू क्या होता है, बीटा होता है, लेकिन अभी एंगल सेम होने की वजह से अल्फा ही होगा। और n का जो वैल्यू होगा वो भी, क्योंकि देखिए फॉर्मूला क्या होता है, m का वैल्यू cos बीटा होता है। अब यहाँ पे देखिए बीटा भी अल्फा ही है, गामा भी अल्फा है और अल्फा तो अल्फा ही ये है। तो उस केस में ये लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos बीटा जो फॉर्मूला होता है यहाँ भी cos अल्फा ही हो जाएगा। या तो आप ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा का वैल्यू जितना है, बीटा का वैल्यू जितना है, गामा का वैल्यू भी उतना ही है। और n का जो वैल्यू होता है ये cos गामा फॉर्मूला में होता है, लेकिन यहाँ पे हम cos अल्फा ही ले लेंगे, ठीक है। सिंस हम लोग जानते हैं कि इसका जो रिलेशन होता है l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, तो उसके हिसाब से cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा, m का वैल्यू n का वैल्यू भी cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टू हो जाएगा 1 और 3 cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1। देखिए एक cos स्क्वायर अल्फा, 1 cos स्क्वायर अल्फा, ये तीनों मिलकर 3 cos स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। तो cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टू हो जाएगा 1/3 और cos अल्फा इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस 1/3, उसमें रूट लग जाएगा क्योंकि ये स्क्वायर उस पर जा रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा cos अल्फा इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3। ये आ गया cos अल्फा वैल्यू, दैट मीन्स देयरफॉर L इक्वल टू भी हो जाएगा cos अल्फा इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3। m का वैल्यू भी हो जाएगा cos अल्फा इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3 और n का वैल्यू भी हो जाएगा cos अल्फा इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3। ये हो गया इसका डायरेक्शन क्वेश्चन, यहाँ तक हो गया आपका आंसर। अब इसे ज़्यादा हैंस करके लिख सकते हैं कि हैंस करके हम यहाँ पे छोटा सा लिख सकते हैं, हैंस द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन एल आर प्लस माइनस 1/√3 कोमा प्लस माइनस 1/√3 कोमा प्लस माइनस 1/√3। तो इससे थोड़ा सा और भी एग्जामिनर को लगेगा कि आप बहुत अच्छा से लिख पाए, ठीक है। तो जल्दी से यहाँ तक लिख लीजिए। तो आइए क्वेश्चन नंबर 7 को भी देखते हैं, अपनी स्क्रीन में भी दिख रहा होगा। इवैल्यूएट P ऑफ A यूनियन B का प्रोबेबिलिटी पूछा गया है। इफ 2 into P of A इक्वल टू P of B इक्वल टू 5/13 एंड P of A by B इक्वल टू 2/5। ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है। देखिए क्या दिया हुआ है, 7 नंबर है, ठीक है। 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ A इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ B इक्वल टू दिया हुआ 5/13। यानी कि हम लिख सकते हैं P 2 इंटू P ऑफ A का जो, देखिए 2 इंटू P ऑफ A का वैल्यू 5/13 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A का जो वैल्यू है ये 2 यहाँ पे जाएगा, यानी कि हो जाएगा 5/26, ठीक है।
और पी ऑफ बी का जो वैल्यू है ये तो 5/13 ऑलरेडी दिया ही हुआ, और कुछ दिया हुआ है आपके हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी का वैल्यू दिया हुआ है 2/5। आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी कितना होगा, ठीक है, 2/5। हाँ, वी नो दैट, आप जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, आप जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी का जो फॉर्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होता है, ठीक है। तो आपको ए बाई बी दिया हुआ है, यानी कि आप निकाल सकते हैं 2/5 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। पी ऑफ बी का वैल्यू दिया हो 5/13। अब देखिए ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2/5, ये नीचे इधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा 5/13 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। 5 कैंसिल हो गया, 2/13 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू हो गया 2/13। ये हो जाएगा आपका आंसर। तो लिख लीजिए, समझ में आ रहा है कि नहीं, ज़रूर बताने का प्रयास कीजिएगा। हमारा क्लास आपको कैसा लग रहा है इसका फीडबैक देने नहीं भूलिएगा, और चैनल को वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। आपके लिए इतना हम मेहनत कर रहे हैं, और अपने जो दोस्त हैं, अपने जो फ्रेंड हैं, उन लोगों तक शेयर कर दीजिए कम से कम आप, ठीक है। तो देखिए फाइनली सेक्शन ए को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग आ गया है सेक्शन बी में, और सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर जो है 8 कहता है कि बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट सो दैट, यानी कि आपको डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी यूज करना ही है, अब बिना यूज की इसको नहीं बना सकते, ठीक है। कुछ प्रूव करने बोल रहा है, तो देखिए क्या प्रूव करना है। LHS इक्वल टू RHS प्रूव करेंगे तो सिंपल हम लिख सकते हैं भाई, हमारा जो LHS का जो वैल्यू दिया हुआ है ये आपका है 1 + A 1 1 1 1 + B 1 1 1 1 + C, और इसमें आपको दिया हुआ है प्रूव करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे ना, प्रॉपर्टीज यूज करेंगे, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ में हम क्या यूज करें कि कुछ हो जाए, ऐसा हमको सोच समझ के करना होगा, क्योंकि आपको प्रूव करने बोला ABC 1 + 1/A + 1/B + 1/C लाना है, यानी कि फाइनली आपको ABC ऐसा कुछ लाना है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, सबसे पहले इसको हम ऐसे करेंगे, कैसे करेंगे, C1 में अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग C1 में C1 + C2 + C3, नहीं ऐसे करने से भी आपका सेम नहीं आ जाएगा। यहाँ पे आपका 3 + A आ जाएगा, यहाँ पे 3 + B आ जाएगा, 3 + C आ जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है, आपको सोच समझ के अप्लाई करना होगा। तो फिर इसको ऐसे करते हैं, यहाँ से हम A कॉमन निकालते हैं, यहाँ से A कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/A + 1। यहाँ पे हम A × 1/A लिख सकते हैं, और यहाँ पर भी हम 1 × A × 1/A लिख सकते हैं, ठीक है। हम इस जो सेकेंड रो है इसको हम B × 1/B लिख सकते हैं, और इसमें हम B कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/B + 1। देखिए आपको पता होना चाहिए कि जहाँ पे जहाँ पे 1 होता है, अगर ज़बरदस्ती कुछ कॉमन निकालते हैं तो वहाँ पे 1/B हो जाता है, तभी ना B और 1/B मल्टीप्लाई करेंगे तो कट के 1 हो जाएगा, और B × 1 फिर B हो जाएगा। आपको इस तरह से सेट करना होगा। फिर इसको हम लिख सकते हैं B × 1/B, ठीक है। यहाँ से हम लिख सकते हैं C × 1/C, और इसको C × 1/C, और यहाँ से C कॉमन निकालेंगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा 1/C + 1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे ना कि R1 से A कॉमन ले लेंगे, टेकिंग कॉमन
taking common a comma b and c from r1 comma r2 and r3 respectively, we get, तो हमें क्या मिलता है, ए कॉमन लेंगे R1 से, B कॉमन लेंगे R2 से, C कॉमन लेंगे R3 से। तो इस केस में आपको मिलेगा ए अगर हम कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 1/a प्लस 1, यहाँ से ए कॉमन लेंगे तो 1/a और यहाँ पर हो जाएगा 1/a, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 1/b, यहाँ पे हो जाएगा 1/b प्लस 1 और यहाँ पर हो जाता है आपका 1/b और यहाँ से हो जाएगा 1/c, यहाँ से भी हो जाएगा 1/c और यहाँ पे हो जाएगा 1/c प्लस 1, ठीक है। ठीक है, अब कुछ अप्लाई करने वाला है, फिलहाल आप यहाँ तक लिख लीजिए। अब देखिए, अब ये तो हो गया, अब अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग करेंगे। देखिए जीरो कैसे आ जाएगा, इसमें इसको माइनस करते हैं, C1 में अप्लाई कर रहे हैं C1 माइनस C2, क्योंकि अगर हम इसमें इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे कुछ आएगा और यहाँ पे कुछ आएगा, लेकिन इसमें जीरो हो जाएगा, ठीक है। और C2 में भी अप्लाई कर देते हैं, C2 में एंड C2 में अप्लाई करते हैं C2 माइनस C3। तो इस केस में आपका क्या होता है, A B C, ठीक है। नहीं ऐसा करते हैं, ऐसा करने से और भी अच्छा रहेगा। एक मिनट यहाँ पे हम एक काम करते हैं, R1 में अप्लाई करते हैं, R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3, उससे भी बनता लेकिन इससे और भी इजी बनेगा। R1 में सबको ऐड कर दे रहे हैं, R1 में अप्लाई कर रहे हैं R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इस केस में क्या होगा, A B C और ये तीनों ऐड हो जाएगा, यानी कि 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, ठीक है। इसमें भी ये सब ऐड होगा, तो ये सब को हम लिख सकते हैं 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c और यहाँ भी हो जाएगा 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, ठीक है। और 1/b और यहाँ पे हो जाएगा 1/b प्लस 1 और ये हो जाएगा 1/b और यहाँ पे 1/c और 1/c प्लस 1, ठीक है। यहाँ तक लिख लीजिए। लिखने के बाद बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा, क्वेश्चन है ये सेक्शन बी का जो क्वेश्चन है ये आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए आपको दिख रहा होगा कि जो R1 है उसमें सेम एलिमेंट है, यहाँ भी वही है, यहाँ भी वही है, यहाँ भी वही है। तो अगर इसको हम कॉमन ले लेते हैं, जो RHS में दिखाई दे रहा है वो मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग कॉमन 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, कहाँ से, फ्रॉम R1। तो R1 से कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, A B C, ओहो एक मिनट, R1 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, यहाँ पे क्या बच जाएगा 1, यहाँ पे क्या बच जाएगा 1, यहाँ पे क्या बच जाएगा 1, ठीक। नीचे 1/b प्लस 1 और यहाँ पे हो जाएगा 1/b और यहाँ पर हो जाएगा 1/c प्लस 1, ठीक है।
अब देखिए जीरो कैसे आ जाएगा, इसमें इसको माइनस करेंगे तो जीरो आ जाएगा, इसमें इसको माइनस करेंगे तो जीरो आ जाएगा, दो जीरो लाएंगे, उसके बाद एक्सपेंडिंग कर देंगे, हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक लिख लीजिए। इसके बाद हम लिखेंगे अप्लाइंग C1 में C1 माइनस C2 एंड C2 में अप्लाई करेंगे C2 माइनस C3। देखिए ये चीज़ हम पहले करने वाले थे लेकिन गलत नहीं भी होता, लेकिन इसमें सुविधा हो रहा है A B C और ये हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई A प्लस 1 बाई B प्लस 1 बाई C और C1 माइनस C2 है ना, इसमें इसको माइनस कर रहे हैं तो जीरो। C1 में C2 अप्लाई कर रहा है, कहाँ कर रहा है, C1 में, लिखेंगे कहाँ, C1 में। ठीक है, क्या अप्लाई कर रहे हैं भाई, C1 के सारे एलिमेंट को C2 के एलिमेंट से माइनस कर रहे हैं। ठीक है, आपने अगर प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ा तो देखिए प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका क्लास जो है हम ले चुके हैं इस चैनल पे, आप चाहेंगे तो आप शुरुआत से प्रॉपर्टीज का क्लास कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें जब इसको माइनस करेंगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, ये चीज़ देखिए ऐसे होगा ना, 1 बाई बी, ये माइनस हो जाएगा, माइनस 1 बाई बी माइनस 1, तो ये कैंसिल होके क्या बच जाएगा, -1। इसमें इसको माइनस कर देंगे, ये तो सीधे सीधे जीरो हो जाएगा, C1 का काम खत्म। लेकिन C2 में भी अप्लाई किए हैं C2 माइनस C3, यानी कि यहाँ वाले सारे एलिमेंट को क्या करेंगे, इसमें घटा देंगे, तो 1 माइनस 1 हो जाएगा 0, इसमें इसको माइनस कर देंगे तो यहाँ तो 1 हो जाएगा, 1 बाई बी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा 1, और इसमें जब इसको माइनस करेंगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, लेकिन जब माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 1, ये हो गया 1 बाई बी 1 बाई सी प्लस 1। ठीक है, अब देखिए अब एक्सपेंडिंग कर सकते हैं, कुछ नहीं, R1 से एक्सपेंडिंग कर देते हैं, हमसे आंसर हो जाएगा एक्सपेंडिंग अलोंग R1 वी गेट, तो यहाँ से लिख सकते हैं A B C 1 प्लस 1 बाई A प्लस 1 बाई B प्लस 1 बाई C, और R1 से एक्सपेंडिंग करेंगे तो एक बार ये बाहर होगा, कोई फायदा नहीं, 0 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, डायरेक्ट इसको लिखेंगे। ठीक है, 1 रो कॉलम, इसके कॉलम को छोड़ना है, इसके रो को छोड़ना है, तो बच जाएगा -1 0 1 -1। ठीक है, तो यहाँ से लिख सकते हैं A B C 1 प्लस 1 बाई A प्लस 1 बाई B प्लस 1 बाई C, -1 इंटू -1 1 माइनस 0, तो यहाँ पे 1 ही रह जाएगा, दैट मीन्स आपको प्रूव हो गया। यहाँ A B C 1 प्लस 1 बाई A प्लस 1 बाई B प्लस 1 बाई C, ठीक है, इक्वल टू RHS आप लिख सकते हैं, हैंस ठीक है। थोड़ा सा इसमें आपको लगेगा, थोड़ा प्रॉपर्टीज याद करना होगा, तभी एक्सरसाइज 4.2 के बन पाते हैं, तो देख लीजिए, इसको बनाइए, लिखिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए, टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ द फ्लोइंग फंक्शन, जो ये वाला फंक्शन दिया हुआ है इसमें आपको कंटिन्यूटी चेक करना, कहाँ पे चेक करेंगे, एट x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू 0 पे आपको कंटिन्यूटी चेक करना, भाई ये कंटिन्यूअस है कि नहीं है। ठीक है, तो ये दिया हुआ है, x जब लेस देन 0 लीजिएगा तो ये होगा, और x जब ग्रेटर इक्वल 0 लीजिएगा तो ये होगा। तो हम लिखेंगे LHL, आपको कंटिन्यूटी में पता होना चाहिए कि LHL RHL और FOP इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो LHL का फॉर्मूला कहता है लिमिट x टेंस टू a माइनस fx, यानी कि लिमिट x टेंस टू a का वैल्यू अभी 0 है ना, ये फॉर्मूला होता है, 0 माइनस ये हो जाएगा fx, तो लिमिट नेक्स्ट होता है h टेंस टू 0 f, जब यहाँ पे 0 माइनस होता है तो f 0 माइनस h। ठीक है,
अब देखिए जीरो में जब हम h को माइनस करेंगे तो जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा, लेस देन जीरो होगा। आप ही खुद सोच के देखिए, जब किसी भी नंबर में कोई नंबर घटाएंगे तो जाहिर सी बात है कि जो वैल्यू आएगा वो इस नंबर से छोटा आएगा। तो जीरो माइनस एच का जो वैल्यू होगा, एच घटा रहे हैं, जो भी वैल्यू आएगा वो लेस देन जीरो होगा। तो लेस देन जीरो इसमें है, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे जीरो माइनस एच रखेंगे। तो क्या लिखेंगे, लिमिट एच टेंस टू जीरो और साइन जीरो माइनस एच बाई जीरो माइनस एच। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू जीरो साइन माइनस एच बाई माइनस एच। अब देखिए लिमिट h टेंस टू जीरो, साइन के एंगल में माइनस है से माइनस बाहर लिख सकते हैं, साइन h बाई माइनस एच, ये कैंसिल हो जाएगा। तो लिमिट h टेंस टू जीरो साइन h बाई h। इसका जो वैल्यू होगा, आपने लिमिट में पढ़ा होगा कि लिमिट x टेंस टू जीरो साइन x बाई एक्स इक्वल टू 1 होता है। यानी कि जब एंगल सेम होता है उतना ही टेंस टू अगर जीरो हो तो उस केस में 1 होता है। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब हम लोग RHL का वैल्यू निकालेंगे। RHL का वैल्यू होगा लिमिट x टेंस टू डायरेक्ट करेंगे जीरो, LHL में जीरो माइनस हुआ था तो RHL में जीरो प्लस हो जाएगा एफ एक्स। नेक्स्ट हो जाएगा लिमिट h टेंस टू जीरो एफ जीरो प्लस एच। अब जीरो में h को अगर हम ऐड करेंगे तो जो वैल्यू आएगा वो ग्रेटर देन जीरो होगा, यानी कि इसमें जहां x है वहां जीरो प्लस एच रखेंगे, यानी कि लिमिट h टेंस टू जीरो एफ, ओहो एक मिनट, जीरो प्लस एच, जीरो प्लस एच प्लस 1, जीरो प्लस एक्स के प्लेस पे क्या रखें, जीरो प्लस एच प्लस 1। तो यहाँ पे हो जाएगा लिमिट h टेंस टू जीरो h प्लस 1, लिमिट का वैल्यू रखेंगे जीरो प्लस 1, दैट मीन्स आ गया 1। उसके बाद निकालेंगे एफ ऑफ जीरो का वैल्यू। तो देखिए यहाँ पे जीरो इक्वल है, यहाँ पे ना तो लेस देन है ना तो ग्रेटर देन है, तो यहाँ पे इक्वल का साइन है, तो यहाँ पे हो जाएगा x के प्लेस पे जीरो प्लस 1 यानी कि 1। तो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट दैट इज LHL का वैल्यू 1, RHL का वैल्यू 1 और एफ ऑफ जीरो का भी वैल्यू 1। तो सेंस हम लिख सकते हैं LHL RHL इक्वल टू एफ ऑफ जीरो, हैंस fx इज continuous एट x इक्वल टू जीरो। आपको कंटिन्यूस ही चेक करना था, ठीक है, एक मिनट देख लेते हैं हम। हाँ टेस्ट करना था, टेस्ट द कंटिन्यूटी, तो इसमें आपका कंटिन्यूटी आ गया है। तो इसी तरह से सारे क्वेश्चन कंटिन्यूटी का आप बना सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, सॉल्यूशन। इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। देखिए कहता है कि इवेलुएट करना है कि इंटीग्रेशन दिया हुआ i इक्वल टू लेट कर देंगे कि i इक्वल टू है 3x प्लस 5 और है x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है। 3x प्लस 5 एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये एक क्वेश्चन दिया 3x प्लस 5 dx है, ठीक है। आपको इसको इवेलुएट करना है। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये जो क्वेश्चन है ये किस टाइप का क्वेश्चन है। अगर देखा जाए तो टॉपिक है पार्शियल फ्रैक्शन, एक्सरसाइज है 7.5 के टाइप से बनेगा, ठीक है। तो पार्शियल फ्रैक्शन में भी पता है कि इसमें दो फॉर्म आते हैं, एक होता है प्रॉपर इम्प्रॉपर। तो ये प्रॉपर फॉर्म में है, तो सबसे पहले हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में लाएंगे। 3x प्लस 5 बाई, यहाँ पे अगर हम एक्स स्क्वायर कॉमन निकालते हैं तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बच जाएगा x और यहाँ पे बच जाएगा -1, यहाँ पे -1 कॉमन निकालेंगे तो x माइनस 1 dx हो जाता है। फिर अगला स्टूडेंट क्या होता है 3x प्लस 5 बाई एक्स माइनस 1, अगर हम कॉमन निकालते हैं
x माइनस वन, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स। फिर ये हो जाएगा 3x प्लस 5 बाई एक्स माइनस वन। यहाँ भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसको भी हम लिख सकते हैं एक्स माइनस वन और इंटू एक्स प्लस वन डी एक्स। फिर ये हो जाएगा 3x प्लस 5 बाई 3x प्लस 5 बाई एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वन डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे लेट करेंगे, क्या लेट करेंगे कि 3x प्लस 5 बाई एक्स माइनस वन होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वन इक्वल टू कैपिटल A बाई एक्स माइनस वन प्लस B बाई एक्स माइनस वन होल स्क्वायर प्लस C बाई एक्स प्लस वन। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसको आगे सॉल्व किया जाएगा। फिलहाल यहाँ तक लिख लीजिए। आगे क्या होता है कि यहाँ पे हम इसको एलसीएम लेंगे, तो 3x प्लस 5 बाई एक्स माइनस वन होल स्क्वायर एक्स प्लस वन, इसको एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वन होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वन। तो a के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका, इसके नीचे ये है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। इससे इसको डिवाइड देंगे तो एक तो बचेगा x माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन, प्लस b के साथ ओनली मल्टीप्लाई हो जाएगा। इससे ये तो पूरे कट जाएगा, यानी कि ओनली x प्लस वन। ठीक है, एक के नीचे हो जाएगा x माइनस वन एक्स प्लस वन। ठीक है, b एक्स प्लस वन और प्लस c हो जाएगा, प्लस c हो जाएगा x माइनस वन होल स्क्वायर। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो इधर बच जाएगा 3x प्लस 5 इक्वल टू a एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन प्लस बी एक्स प्लस वन प्लस सी एक्स माइनस वन होल स्क्वायर। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। यहाँ से आप ए और बी का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम एक काम करेंगे, बहुत सारा प्रोसेस होता है, लेकिन पहले ए को जीरो करेंगे। तो इसको जीरो करने के लिए हम क्या पुट कर सकते हैं, एक्स का वैल्यू 1 पुट कर सकते हैं। तो पुट एक्स इक्वल टू 1 इन 2, ए बी का वैल्यू निकालने के लिए। बाकी आप जो पता है कोफिशिएंट इक्वल करके दो प्रोसेस आता है, कोफिशिएंट भी इक्वल करके आप इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। तो x का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 3 इंटू 1 प्लस 5 इक्वल टू a। जब हम यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा। तो ये यहाँ पे जीरो हो जाने की वजह से टोटल जीरो हो जाएगा, प्लस b 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस 1 प्लस c। यहाँ भी 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 जीरो, जीरो का होल स्क्वायर इंटू जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो 3 इंटू 1 3 प्लस 5 हो जाएगा 3 प्लस 5 3 इंटू 1 3 प्लस 5 इक्वल टू 0 प्लस b इंटू 2 प्लस 0। दैट मीन्स 5 3 8 इक्वल टू 2b। इस हिसाब से b का वैल्यू 8/2 यानी कि 4 आ जाएगा। ठीक है, अब b का वैल्यू आपका 4 आ चुका है। यहाँ पे आप साइड में लिख सकते हैं कि b का वैल्यू 4 आया। अब हम क्या पुट करेंगे ना कि इसको 0 पुट करेंगे। तो x का वैल्यू -1 रखेंगे, पुट x इक्वल टू -1 इन 2। तो 3 इंटू -1 प्लस 5 इक्वल टू a। जब -1 पुट करेंगे तो यहाँ पे ये 0 हो जाएगा। तो ये 0 हो जाएगा, तो ये पूरे a का वाला पार्ट 0 हो गया, प्लस b वाला पार्ट भी 0 हो गया, प्लस c में जब -1 रखेंगे तो यहाँ पे -1 ये हो जाएगा -2 यानी कि -2 होल स्क्वायर। ठीक है, तो -3 प्लस 5 इक्वल टू 0 प्लस 0 यहाँ पे हो जाएगा 4c। ठीक है, तो इस हिसाब से -3 प्लस 5 का वैल्यू हो जाएगा
5 -3 2, 2 इक्वल टू हो जाएगा 4c, और c का वैल्यू हो जाएगा 2/4, दैट मीन्स 1/2। तो c का वैल्यू आ गया 1/2। अब हमें a का वैल्यू निकालना होगा। तो a का वैल्यू निकालने के लिए देखिए a को पहली बात तो ये एक बार 0 हो गया, ये भी 0 हो चुका है। तो अब 1 एक बार पुट कर लिए यहाँ, ठीक है, उस समय ये 0 हो चुका था। -1 भी पुट कर लिए। अब कोई नंबर ही नहीं बचा है कि इसको और इसको 0 कर दे और यहाँ पे a का वैल्यू कुछ निकल जाए। तो लास्ट में इनकेस जब इस तरह का सिचुएशन आ जाता है, कोई दो वैल्यू निकल चुके होते हैं, तो आप x का वैल्यू कुछ भी छोटा वैल्यू पुट कर दीजिए और आप a का वैल्यू निकल सकते हैं, क्योंकि सेटिस्फाई कर रहे हैं ना, दोनों ही इक्वेशन में रखा जा रहा है। तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है, ठीक है, होता ही है, क्यों नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे आप कुछ वैल्यू c का वैल्यू तो 1/2 आया, 0 पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू 0 इंटू, दोनों साइड में पुट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 0 प्लस 5 इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा -1, और 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस b, 0 पुट करेंगे तो 1 प्लस c, यहाँ पे -1 होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5 इक्वल टू -a प्लस b प्लस c। अब 5 इक्वल टू -a प्लस b का वैल्यू है 4, c का वैल्यू है 1/2। तो ये -a 5 इक्वल टू हो जाएगा -a प्लस 2 एलसीएम लेंगे तो 2 हो जाए 8 प्लस 1, तो 5 इक्वल टू हो जाएगा -a प्लस 9/2। क्या है, एक मिनट, यहाँ पे गलती से मिट गया, 3x प्लस 5 बाई x माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू x प्लस 1 है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं माइनस इस पार होगा तो a हो जाएगा इक्वल टू 9/2 -5, तो इधर एलसीएम लेंगे 2, 9 माइनस 10, तो ये हो जाएगा -1/2। a का वैल्यू आ गया -1/2, ठीक है। ये वैल्यू दिखाना है, ऐसा नहीं कि रफली करके आप कर दें, ये सब वैल्यू कैलकुलेट करके आपको बताना है, तभी आपका फुल मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम अब लिख सकते हैं, इसको लिखने के बाद substituting the value of a, b and c in equation 1, यानी कि जो वैल्यू निकला है उसको इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, तो 3x प्लस 5 बाई x माइनस 1 होल स्क्वायर x प्लस 1, ठीक है। अब देखिए a का वैल्यू आपका निकला -1/2, यानी कि -1/2 बाई x माइनस 1, b का वैल्यू आया 4 प्लस 4 बाई x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस c का वैल्यू आया 1/2 बाई x प्लस 1। देखिए a का वैल्यू -1/2 बाई x माइनस 1, b का वैल्यू 4 बाई x माइनस 1 होल स्क्वायर, c का वैल्यू है 1/2 बाई x प्लस 1। अब आराम से अब इंटीग्रेशन कर सकते हैं। नाउ अब हमको इंटीग्रेशन करना होगा, थोड़ा सा पार्शियल फ्रैक्शन था इसलिए लेट हुआ। i इक्वल टू दिया हुआ है 3x प्लस 5, इसी का हमको इंटीग्रेशन कर रहे थे और तकलीफ महसूस हुआ था x प्लस 1, इसका जो वैल्यू आया है ये आया है -1/2 को हम ऐसे लिख सकते हैं -1/2 x माइनस 1, इसको इस 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं 4 बाई x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 1/2 x प्लस 1, ठीक है, होल ब्रैकेट, और ये हो जाएगा dx।
अब कुछ भी नहीं करना, फटाफट से इंटीग्रेशन मारना है, ठीक है। यहाँ तक लिख लेना है। अब जब इसको बनाएंगे i इक्वल टू, तो ये कांस्टेंट है -1/2 बाहर हो जाएगा, 1/x -1 dx हो जाएगा। यहाँ पे 4 कांस्टेंट है, उसको बाहर कर देते हैं। x -1 का होल स्क्वायर, इसको तो ऐसे लिखना होगा, x -1 और स्क्वायर है तो ये हो जाएगा -2 प्लस dx प्लस 1/2 1/x प्लस 1 इंटू हो जाएगा dx, ठीक है। अब इंटीग्रेशन करना। अब देखिए -1/2, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log x -1, क्योंकि 1/x का log x होता है, तो 1/x -1 का log x -1 प्लस 4, इसमें पावर एक ऐड होगा, x -1 -2 में अगर 1 ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा -1, ठीक है, बाय -1 प्लस 1/2 log x प्लस 1 प्लस c। तो अब यहाँ से हम इसको और इसको साथ लिखेंगे, ठीक है। 1/2 log x प्लस 1 माइनस 1/2 log x माइनस 1, और यहाँ पे हम लिखेंगे -4, पावर -1 है तो 1/x माइनस 1 प्लस c। अब 1/2 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा log x प्लस 1 माइनस log x माइनस 1 माइनस 4/x माइनस 1 प्लस c। फिर क्या होगा, 1/2 log a प्लस log a माइनस log b का फॉर्मूला क्या होता है, log a माइनस log b इक्वल टू होता है log a अपॉन b, ये होता है। अब यहाँ पे log a b यानी कि x माइनस 1 बाई x प्लस 1 बाई x माइनस 1 माइनस 4 बाई x माइनस 1 प्लस c, 1/2 log a बाई b x प्लस 1 बाई x माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ इतना दूर कीजिएगा तो आपका कंप्लीट आंसर हो चुका है, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। ये जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.11 का है, प्रॉपर्टीज का क्वेश्चन है, ठीक है। आपको प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए, तो लेट किए हैं कि ये आपका इंटीग्रेशन दिया हुआ है, और ठीक है ये वाला प्रॉपर्टीज यूज होगा, 0 to a f(x) dx इक्वल टू 0 to a f a माइनस x इंटू dx। देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा फेमस प्रॉपर्टीज है और यही सबसे अधिक यूज होता है। तो अगर आपको एग्ज़ाम में कोई भी सूझबूझ ना आए कि कौन सा प्रॉपर्टीज यूज करना है, तो ये वाला प्रॉपर्टीज लगा सकते हैं, क्योंकि इसका यूज बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन अगर ना आए तो, अगर आता है तो वही वाला प्रॉपर्टीज लगाइएगा। तो 0 to π/2 रूट साइन अपर लिमिट से, देखिए क्या है, अपर लिमिट से वेरिएबल को हटाना, अपर लिमिट से वेरिएबल यानी कि a माइनस x, a माइनस x। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या, अपर लिमिट π/2 है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या होगा, अपर लिमिट से वेरिएबल घटेगा, दैट इज π/2 माइनस x। ये हो जाएगा π/2 माइनस x बाय रूट साइन π/2 माइनस x प्लस रूट कॉस π/2 माइनस x dx इक्वल टू हो जाएगा 0 to π/2 साइन π/2 माइनस x का फॉर्मूला क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़े होंगे, साइन 90 माइनस थीटा का वैल्यू होता है, यानी कि cos x हो जाएगा बाय रूट साइन π/2 माइनस x का वैल्यू हो जाएगा cos x प्लस रूट साइन x dx, ठीक है। i, तो i का वैल्यू हो जाएगा 0 to π/2, इसको इक्वेशन 2, अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, 1 प्लस 2 दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है। इक्वेशन 1 और 2 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे।
तो ये हो जाएगा I प्लस आई इक्वल टू 0 to पाई बाई 2 रूट साइन एक्स बाई रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स डी एक्स प्लस 0 to पाई बाई 2 रूट कॉस एक्स बाई रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स डी एक्स। यहाँ तक ये हो जाता है, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब देखिए i प्लस आई ये हो जाएगा 2i इक्वल टू, अब देखिए दोनों में जो इंटीग्रेशन का जो लिमिट है ये दोनों में सेम है, तो हम ऐसे भी लिख सकते 0 to पाई बाई 2 रूट साइन एक्स बाई रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स प्लस रूट कॉस एक्स बाई रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स डी एक्स। अब क्या करेंगे 2y इक्वल टू 0 to पाई बाई 2, अब दोनों में एलसीएम लेंगे तो देखिए दोनों के लीजिए सेम है, बस आगे पीछे है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स ही एलसीएम होगा, और यहाँ पे हो जाएगा रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स डी एक्स। देख सकते हैं ये आपस में कैंसिल हो जाता है, कैंसिल होने के बाद ये हो जाएगा 2i इक्वल टू 0 to पाई बाई 2, यहाँ पे हो जाएगा 1 dx। तो 2y इक्वल टू हो जाएगा 1 का इंटीग्रेशन था x, अपर लिमिट पाई बाई 2 लोअर लिमिट 0, तो 2i इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 0, दैट मीन्स 2i इक्वल टू हो जाएगा पाई बाई 2, तो i इक्वल टू पाई बाई 2 इंटू 2, ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो i का वैल्यू आ गया पाई बाई 4, यानी कि ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, आपने यहाँ क्वेश्चन आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो इतना बड़ा क्वेश्चन है इसका रूट साइन एक्स रूट कॉस एक्स, ये जो रूट है इसका कोई मतलब नहीं रहा, आपस में कट गया, यानी कि आपको समझना होगा इस रूट के प्लेस पे अगर कोई बड़ा नंबर भी हो, सपोज दैट i इक्वल टू अगर रहेगा साइन एक्स होल पावर 7 बाई 2, कोई दूसरा रहेगा साइन एक्स होल पावर 7 बाई 2 प्लस कॉस एक्स होल पावर 7 बाई 2, ऐसा भी अगर रहे कुछ भी नंबर तो सेम बनेगा। अब देखें क्या रूट से हमें कोई लेना देना होगा, सेम उसी प्रकार यहाँ पे अगर 7 बाई 2 भी रहेगा तो इससे हमको कोई लेना देना नहीं रहेगा। तो इस तरह का देखा जाए ना तो ये बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछ चुका था। ठीक है, तो आपको हम बता दिए हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो चैप्टर के क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, सॉल्व y dx माइनस एक्स प्लस 2y स्क्वायर डी वाई। ठीक है, y dx माइनस एक्स प्लस 2y स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 0, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको आपको सॉल्व करना है। तो देखिए ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है सॉल्व करने का जो टॉपिक था ये एक्सरसाइज 9.4 में भी था, एक्सरसाइज 9.4, 9.5 और 9.6 में था। आपको पहचानना होगा कि ये किस में है, क्या ये वेरिएबल सेपरेट करके बना सकते हैं, सबसे पहले चेक करना होगा, क्योंकि एग्जाम में आपको इस तरह का क्वेश्चन देख के आप नहीं बता सकते हैं, क्योंकि 9.4 में आपको डायरेक्टली वेरिएबल सेपरेट होते थे, 9.5 में होमोजेनियस होते थे, और 9.6 में आपके लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। तो कौन वाला है, क्या इसमें वेरिएबल सेपरेट कर सकते हैं? तो देखिए डिवाई से अगर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो x डिवाई y डिवाई, यानी कि x साइड और y साइड पॉसिबल ही नहीं है, होमोजेनियस होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे 1 डिग्री, यहाँ पे 2 डिग्री और यहाँ पे 1 डिग्री है, डिग्री सबका सेम होना चाहिए। ठीक है,
तो ये बच गया लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन में अगर देखा जाए तो इसको हम लिख सकते हैं y dx इक्वल टू x प्लस 2y स्क्वायर dy। ठीक है, यहाँ पे है y dx, माइनस पर चल जाए तो प्लस x प्लस 2y स्क्वायर dy। अब यहाँ से dx अपॉन dy इक्वल टू हो जाएगा x प्लस 2y स्क्वायर बाई y। फिर dx अपॉन dy इक्वल टू x अपॉन y प्लस 2y स्क्वायर बाई y कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा dx अपॉन dy माइनस x बाई y इक्वल टू 2y स्क्वायर में y कैंसिल हो गया तो 2y हो जाएगा। अब ये जो फॉर्म है कंपेयरिंग करेंगे क्योंकि ये लिनियर इक्वेशन के फॉर्म में आ गया। एक्सरसाइज 9.6। ठीक है, तो ऑन कंपेयरिंग 1 with dx by dy प्लस px इक्वल टू q वी गेट। जो फॉर्म है, दो फॉर्म है, क्लास नहीं किए तो ये वीडियो हम ये क्लास हम करवा चुके हैं अपने चैनल पे। तो x कोफिशिएंट जो होगा वो p होगा, तो x के साथ क्या है, p का जो वैल्यू होगा क्या है, माइनस 1/y है। ठीक है, और q का जो वैल्यू है ये कितना है, 2y है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। IF का जो वैल्यू होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये क्या होता है, e टू द पावर p dy। e टू द पावर p का वैल्यू है -1/y dy, मतलब e टू द पावर -1/y dy, यानी कि ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस log y। अब देखिए e टू द पावर log -1 इंटू log y लिख सकते हैं। अब आपको पता होगा कि n log a का फॉर्मूला होता है log a टू द पावर n, यानी कि log के आगे जो मल्टीप्लाई रहता है वो a का पावर में चल जाता है। तो उसके अनुसार e log y का पावर -1 हो जाएगा। दैट मीन्स -1 यानी कि e टू द पावर log 1/y। और आपको ये भी फॉर्मूला पता होना चाहिए कि e टू द पावर log a का जो वैल्यू होता है ये a के इक्वल होता है, यानी कि ये 1/y हो जाएगा। ठीक है, now the general solution or जनरल सॉल्यूशन इज क्या होना चाहिए, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये फॉर्मूला होता है, इंटू dy प्लस x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू है 1/y इक्वल टू q का वैल्यू है 2y, f का वैल्यू 1/y dy प्लस c। फिर ये हो जाएगा x/y इक्वल टू y कैंसिल, 2 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, 1 dy प्लस c। तो x/y इक्वल टू 2y प्लस c, यानी कि आंसर आ गया है x, दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू y इंटू 2y प्लस c। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया, यहाँ तक लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 13, वेक्टर का है। इफ ए वेक्टर इक्वल टू 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। ठीक है, बी वेक्टर दिया हुआ -i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप।
एंड सी वेक्टर है 3i कैप प्लस j कैप। ये आपको 3 वेक्टर दिए हुए हैं और सच दैट ये इस तरह से हैं कि a वेक्टर प्लस लेमडा b वेक्टर जो है a वेक्टर प्लस लेमडा b वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर, ये परपेंडिकुलर है सी वेक्टर के साथ। ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा। आपको लेमडा का वैल्यू दिया हुआ, तो इस तरह से हम गिवन लिखे हैं जो जो दिया हुआ है, और आपको ये चीज़ दिया हुआ है ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर परपेंडिकुलर है, आपको लेमडा का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से सबसे पहले हमको ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर हमको निकालना होगा। वी हैव, सबसे पहले ये वैल्यू हम निकालते हैं। ठीक है, ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। ए वेक्टर का वैल्यू रख दिए 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस लेमडा। बी वेक्टर का वैल्यू है माइनस i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। अब देखिए 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस, यहाँ पे हम लिख सकते हैं माइनस लेमडा आई कैप प्लस 2 लेमडा जे कैप प्लस लेमडा के कैप। अब देखिए आई कैप है ना, 2 माइनस लेमडा आई कैप प्लस 2, अब जे कैप 2 प्लस 2 प्लस 2 लेमडा जे कैप, क्योंकि इन दोनों में से अगर देखा जाए तो क्या कॉमन है, जे कैप कॉमन है, तो यहाँ पे जे कैप और इसमें से जे कैप कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे बचेगा 2, यहाँ बचेगा 2 लेमडा। सेम यहाँ पे प्लस 3 प्लस लेमडा के कैप, ये आ गया आपका ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर का वैल्यू। सिंस ए वेक्टर जो है प्लस लेमडा बी वेक्टर ये क्या है, परपेंडिकुलर है सी वेक्टर के साथ। तो आपको पता होना चाहिए कि जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होता है तो उस केस में दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं ए वेक्टर प्लस देन अगर ये दोनों परपेंडिकुलर है दैट मीन्स ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो उस हिसाब से a प्लस लेमडा बी का वैल्यू आया है 2 माइनस लेमडा आई कैप 2 माइनस लेमडा आई कैप प्लस 2 प्लस 2 लेमडा जे कैप प्लस 3 प्लस लेमडा के कैप डॉट सी वेक्टर का वैल्यू है 3i कैप प्लस जे कैप, 3i कैप प्लस जे कैप। अब देखिए डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, i को i के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 माइनस लेमडा आई कैप इंटू 3 प्लस और i डॉट i ये 1 हो जाता है, i डॉट i क्या होता है 1 हो जाता है। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जब डॉट प्रोडक्ट में अलग अलग वेक्टर होते हैं तो उस केस में 0 होते हैं, इसलिए हम सेम वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। जे कैप 2 प्लस 2 लेमडा जे कैप इंटू जे कैप 1 इंटू हो जाएगा 1 प्लस 3 प्लस लेमडा के कैप तो है नहीं यानी कि ये हो जाएगा टोटल 0। के कैप नहीं है तो हम इसको लिख सकते हैं ना प्लस 0 के कैप, यानी कि यहाँ भी हम प्लस 0 के कैप लिख सकते हैं, यानी कि के कैप 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे होने के बाद यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3 इंटू 2 6 माइनस 3 लेमडा प्लस 2 प्लस 2 लेमडा प्लस 0 इक्वल टू 0। तो 6 प्लस 2 8 माइनस 3 लेमडा प्लस 2 लेमडा माइनस लेमडा इक्वल टू 0। तो इस हिसाब से लेमडा का वैल्यू हो जाएगा 8। ये हो जाएगा आपका आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 जो कि बेयस थ्योरम एक्सरसाइज 13.3 का है। देखिए सपोज ए गर्ल थ्रो ए डाई। क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए एक लड़की जो है एक डाई को थ्रो करती है, ठीक है।
इफ अब देखिए डाई को थ्रो करेंगी तो ऑब्वियसली है कि उसको 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा और 6 आएगा। ठीक है, तो कहता है कि इफ सी गेट्स 5 और 6, यदि उसको 5 और 6 मिलता है, ठीक है, सी टॉसेस ए कॉइन 3 टाइम्स, तो उस केस में कॉइन को वो 3 टाइम कॉइन को वो कितने बार टॉस करती है? 3 टाइम टॉस करती है। ठीक है, इफ सी गेट्स 1, 2, 3 और 4, यदि उसको इन चारों में से कोई एक मिलता है, सी टॉसेस ए कॉइन वंस, तो उस केस में अब कॉइन को वो कितने बार टॉस करती है? 1 टाइम। ठीक है, सी टॉसेस ए कॉइन वंस एंड नोट्स वेदर ए हेड और टेल इज ऑब्टेन, और वो ये नोट करती है कि वो उसको हेड मिला है कि टेल मिला है। ठीक है, इफ सी ऑब्टेन एग्जैक्टली 1 हेड, यदि वो उसको एग्जैक्टली 1 हेड ऑब्टेन होता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सी थ्रू 1, 2, 3 और 4, यदि उसको एग्जैक्टली 1 हेड प्राप्त होता है, एग्जैक्टली 1 हेड, तो उसको क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि वो 1, 2, 3, 4 मिला है। आपको बेयस थ्योरम का बात यहाँ पे करता है। बेयस थ्योरम क्या कहता है आपको, अगर हम अपनी भाषा में इस क्वेश्चन को समझाने का प्रयास करते हैं, तो क्वेश्चन में आपको ये बताया गया है कि एक लड़की है जो एक डाई को थ्रो करती है, तो डाई को थ्रो करती है, तो यदि उसका 1, 2, 3, 4 मिलता है तो कॉइन को एक बार टॉस करती है, यदि उसको 5 और 6 मिलता है तो कॉइन को 3 टाइम टॉस करती है। ठीक है, और वो नंबर ऑफ हेड और टेल को ऑब्टेन करती है। ठीक है, तो कहता है कि व्हाट इज इफ सी ऑब्टेन एग्जैक्टली 1 हेड, मान लीजिए उसको एग्जैक्टली 1 हेड ही मिलता है, तो उसका क्या प्रायिकता, देखिए हेड यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, तो उसका क्या प्रायिकता होगा कि वो जो थ्रो की थी वो 1, 2, 3 और 4 मिला था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर सबसे पहले इवेंट देखा जाए तो सबसे पहले कॉइन को टॉस किया गया है कि सबसे पहले डाई को रोल किया गया, तो आप देखेंगे कि सबसे पहले डाई को रोल किया गया है, उसके बाद ही कॉइन को टॉस किया गया है। तो सबसे पहले हम लेट करेंगे, लेट E1 क्या है, द इवेंट दैट कि उसको मिल रहा है 5 और 6 ऑन द डाई, और E2 एक इवेंट ले लेते हैं कि द इवेंट दैट 5 और 6 मिल रहा है, 1, 2, 3 और 5 shown on the die। ठीक है, क्योंकि पहले बोला है, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 5 और 6 मिलने का जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज P ऑफ E1, क्या द इवेंट दैट 5 और 6 शो ऑन द डाई, तो 5 और 6 मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है ये 2/6 हो जाएगा, यानी कि 1/3। P ऑफ E2 का जो वैल्यू होगा 1, 2, 3, 4, 4 है, 4/6, यानी कि ये हो जाएगा 2/3। ठीक है, मान लेंगे लेट ए एक इवेंट है, द इवेंट दैट जैसे कि एग्जैक्टली 1 हेड शो ऑफ, एग्जैक्टली 1 हेड शो ऑफ। तो देखिए P ऑफ A बाई E1, इसका मतलब क्या हुआ, एग्जैक्टली 1 हेड आया है, कब, जब 5 और 6 मिला है। तो क्वेश्चन हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, आप देख सकते हैं कि
इफ सी गेट्स 5 और 6 सी टॉस ए कॉइन 3 टाइम। यदि उसको 5 और 6 मिलता है तो वह कॉइन को कितना बार टॉस करते हैं? 3 टाइम्स। यानी कि उसका एच 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 टी एच टी एच टी एच एच और टी टी एच टी एच टी एच टी टी और टी टी टी, ये इतने सारे टाइप्स के आउटकम्स आएंगे क्वेश्चन के अनुसार। जब देखिए ए क्या कहता है? एग्जैक्टली वन हेड आने की प्रोबेबिलिटी, लेकिन ए का हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। ए एग्जैक्टली वन हेड कब आया है? जब उसको 5 और 6 मिला है, और क्वेश्चन में बोला गया है कि जब उसको 5 और 6 मिला है तो वो कॉइन को 3 टाइम टॉस करती है। तो 3 टाइम टॉस करती है तो एग्जैक्टली वन हेड कितने बार आ सकता है? एग्जैक्टली वन हेड अगर देखा जाए तो एक बार ये और ये, यानी कि 3 टाइम्स आ रहा है। कितने बार में? टोटल 8 टाइम्स में। ठीक है, थोड़ा सा बेस थ्योरम का कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई ई टू, यानी कि एग्जैक्टली वन हेड आया है, एग्जैक्टली वन हेड आया है जब E2 हुआ है। E2 हुआ दैट मीन्स जब उसको 1 2 3 और 5 मिला है। लेकिन जब उसको 1 2 3 और 5 मिलता है तो वह कॉइन को एक बार टॉस करती है। देखिए क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है, इफ सी गेट्स 1 2 3 और 4 सी टॉस ए कॉइन वंस, यानी कि वो एक बार टॉस करती है। तो एक बार टॉस करती है तो हेड और टेल आता है, यानी कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1 कितने बार में? 2 बार में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में एक्सप्लेन है कि इफ सी ऑब्टेन एग्जैक्टली वन, ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट C3 1 2 3 और 4, उसका क्या प्रोबेबिलिटी है कि 1 2, अच्छा यहाँ पे 4 छूटा है, 1 2 3 और 4 मिला है। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे 4 होगा ना, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे 4 होगा। ठीक है, 1 2 3 और 4 मिला है, यानी कि ये वाला इवेंट हुआ, ये वाला इवेंट हुआ। दैट मीन्स आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बाई ए पूछा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बाई ए। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 P ऑफ A बाई E2 बाई P ऑफ E1 P ऑफ A बाई E1 प्लस P ऑफ E2 P ऑफ A बाई E2। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, इसको अगर मिटाते हैं तो इक्वल टू P ऑफ E2 का वैल्यू है 2/3, P ऑफ A बाई E2 1/2 बाई P ऑफ E1 का वैल्यू 1/3, P ऑफ A बाई E1 का वैल्यू है 3/8 प्लस 2/3 इंटू 1/2, क्योंकि P ऑफ E2 का वैल्यू है 2/3 और P ऑफ A बाई E2 का वैल्यू है 1/2। तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 2 कैंसिल हो जाएगा। अच्छा अभी कैंसिल नहीं करते हैं, 2/3 इंटू 1/2, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 2 जा 6 और यहाँ पे 2 हो जाएगा, और यहाँ पे या तो कैंसिल ही कर देते हैं, छोटा बन जाएगा, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 1/3, 3 3 कैंसिल, 1/8, 2 2 कैंसिल, बच जाएगा 1/3। तो 1/3 होगा तो ऊपर हो जाएगा 1/3 और नीचे एलसीएम लेंगे तो 24 और 3 प्लस 8, यानी कि 1/3 और यहाँ पे हो जाएगा 24, यानी कि 1/3 इंटू 24/11, यानी कि
यानी कि 8/11 ये हो जाएगा आपका आंसर 8/11। ठीक है, लिख लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 15, सेक्शन सी, सेक्शन ए, सेक्शन बी कंप्लीट हो गया, सेक्शन सी में आए। सॉल्व द फ्लोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिए हुए हैं इसको आपको मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो देखिए जो भी प्रोसेस होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखा जाए तो ये कितने मार्क्स का ये पूछा जा रहा है, ये आपका 5 मार्क्स का है। ठीक है, तो सबसे पहले लेट करेंगे। लेट a इक्वल टू 5 3 1, इसके कोफिशिएंट सबको 5 3 1, फिर 2 1 3 3 2 4, और एक मैट्रिक्स x इक्वल टू लेट किया जाता है x y z। ठीक है, और एक b इक्वल टू लेट करते हैं 16 19 25। सबसे पहले इसका डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं कि इसका ये हो सकता है कि नहीं, क्या कहते हैं उसको, इन्वर्स एग्जिस्ट हो सकता है कि नहीं। तो 5 डिटरमिनेंट, इसके कॉलम रो को छोड़ेंगे तो 1 3 2 1 3 2 4 -3 2 3 3 4। ठीक है, +1 2 3 1 2। तो यहाँ से ये हो जाएगा 5 4 -6 -3 4 2 जो 8 -9 +1 2 2 जो 4 -3। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 5 4 -6 -2 -3, यहाँ पे हो जाएगा -1 +1, यहाँ पे हो जाएगा 1, तो -10 +3 +1, तो ये हो जाएगा -10 3 +1 हो जाएगा +4, दैट मीन्स -6। -10 +4 हो गया -6, दैट मीन्स ए का डिटरमिनेंट का जो वैल्यू आ गया ये -6 आ गया। देयरफॉर हम जो कि नॉट इक्वल टू 0 है, देयरफॉर हम कह सकते हैं कि ए इनवर्स इज एग्जिस्ट। अब अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट होता है तो हम इसका इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। तो अब इसका इनवर्स फाइंड कर सकते हैं, दैट मीन्स सारे एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना होगा। ठीक है, तो चलिए जल्दी से सबका कोफैक्टर फाइंड करते हैं। ए का डिटरमिनेंट का वैल्यू आ गया -6, यहाँ पे हम लिखेंगे कि ए का डिटरमिनेंट आ गया आपका -6। इसको लिखना है, यहाँ तक हो गया। अब ये होने के बाद इसको कोफैक्टर, नाउ सबका कोफैक्टर फाइंड करेंगे। A11 इसका वैल्यू होता है -1 का पावर 1 + 1 इंटू M11, दैट मीन्स -1 का पावर 2, और M11 यानी कि इसका माइनर, इसका तो माइनर जब निकालते हैं तो इसको भी छोड़ते हैं, इसको भी छोड़ते हैं। 1 3 2 4 का डिटरमिनेंट, -1 का स्कोर 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 -2 3 या 6, यानी कि आ जाएगा आपका -2। ठीक है, A12 का जो वैल्यू होगा -1 का पावर 1 + 2 M12, यानी कि -1 का पावर 3 M12, यानी कि इसको छोड़ेंगे तो 2 3 3 4, तो -1 8 -9, यानी कि आ जाएगा यहाँ -1 -1 +1। A13 -1 होल पावर 13 M13 -1 पावर 4 M13 का कॉलम और M13 का रो छोड़ेंगे तो 2 1 3 2 2 1 3 2, तो 1 2 2 जो 4 -3, दैट मीन्स आ जाएगा 1। A21 यानी कि इसका -1 होल पावर 2 + 1 M
M21 माइनस 1 पावर 3, M21 यानी कि इसके कॉलम इसके रो, तो 3 1 3 1 2 4 3 1 2 4, तो -1 यहाँ पे आ जाएगा आपका 4 इंटू 3 हो जाएगा 12 माइनस 2 यानी कि 10, यानी कि आ जाएगा -10। फिर निकालना होगा A22, तो A22 का जो वैल्यू होगा -1 पावर 2 प्लस 2 M22 -1 पावर 4 M22 यानी कि इसके कॉलम इसके रो 5 1 3 4 5 1 3 4, तो 1 5 4 20 -3 यानी कि आ जाएगा 17। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको माइनर कोफैक्टर ये सब पता होना चाहिए, तभी आपको ये सब समझ में आएगा। A23 -1 का पावर हो जाएगा 2 प्लस 3 5, और यहाँ से M23 का वैल्यू M23 यानी कि ये M23 इसके कॉलम और इसके रो को छोड़ने के बाद जो बचेगा 5 3 3 2, तो यहाँ से हो जाएगा -1 और 5 2 जा 10 3 3 जा 9, तो यहाँ से आ सकता है -1। A23 हो गया 3 1, -1 का पावर हो जाएगा 3 प्लस 1 4, 3 1 का वैल्यू दैट मीन्स इसके कॉलम इसके रो हटाएंगे तो बचेगा 3 1 3 1 1 3 1 3 3 is 9 -1 8 A3 A32 -1 का पावर 3 प्लस 2 5 3 2 इसके कॉलम रो, तो 5 2 5 2 1 3 -1 का पावर 5 5 3 जा 15 -2 यानी कि आ गया आपका -13। A33 का वैल्यू -1 का पावर 6 3 3 कॉलम रो 5 3 2 1 5 3 2 1, तो 1 5 -6 यानी कि आ जाएगा आपका -1। इस तरह से सारे एलिमेंट का कोफैक्टर को फाइंड करना है। ये कोफैक्टर फाइंड होने के बाद इसका एडजॉइंट निकाल लेंगे। तो एडजॉइंट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, A11 A12 A सबका वैल्यू रख देना। 11 का वैल्यू आया -2, U12 का वैल्यू आया 1, U13 का वैल्यू आया 1, 21 का वैल्यू आया -10, 22 का वैल्यू आया 17, 23 का वैल्यू आया -1, 32 का वैल्यू आया है -1 -2 1 1 -10 17
-1, ठीक है। A31 का वैल्यू आया 8, 8 -13 -1। ये आपका एडजॉइंट ऑफ ए निकल चुका है। अब एडजॉइंट ऑफ ए निकला, हमको निकालना है ए इनवर्स। ए इनवर्स का फॉर्मूला तो 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, यानी कि इसका वैल्यू आया है -6 और एडजॉइंट ऑफ ए -2 1 1 -10 17 -1 8 -13 -1। अब हम लोग लिख सकते हैं सिंस क्या होता है x इक्वल टू ए इनवर्स बी लिख सकते हैं। तो x का वैल्यू है x y z, ए इनवर्स का वैल्यू आया 1 -1/6 -2 -10 8 1 17 -13 1 -1 -1 और b का वैल्यू है 16 19 25। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं -1/6 मल्टीप्लाई करेंगे 16 × -2 -32 -190 16 × 1 16 प्लस इसके बाद -1/6 -190 प्लस 200, यहाँ पे आ जाएगा आपका 10 और -32 और प्लस 10, दैट मीन्स इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा -22। यहाँ से 323 -325 -2 16 -2 हो जाएगा 14 और यहाँ से 16 -19 हो जाएगा आपका -3 -25 -28। तो इस हिसाब से अगर हम x y z का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं x y z, तो इसका वैल्यू -1/6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -22 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 22/6 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा -14/6 और 28/6। यहाँ तक लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या कि x का जो वैल्यू है ये तो हैंस x इक्वल टू 11/3, y इक्वल टू -7/3 और z इक्वल टू 14/3। तो यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया है। अब मान लीजिए आपको चेक करना है कि ये आंसर जो है सही है कि गलत है। आपको एग्ज़ाम में ये सब चेक करने की ज़रूरत, एग्ज़ाम में चेक कर सकते हैं लेकिन कॉपी में लिखना नहीं है, रफली चेक कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, कोई भी इक्वेशन को उठाएंगे, उसका LHS 5x + 3y + z। मान लीजिए इसको सॉल्व करने से 16 आता है, यानी कि ये वैल्यू सही है। तो 5 × 11/3 + 3 × -7/3 प्लस z का वैल्यू है 14/3। तो 3 हो जाएगा एलसीएम 55 -21 + 14, तो 55 और -21 + 14 हो जाएगा -7/3
यहाँ पे आ जाएगा आपका 48/3, तो ये आ जाएगा आपका 12। तो 12 आया है, मतलब 16 आएगा, 16 आएगा। तो 16 आएगा, दैट मीन्स ये जो आंसर है ये पूरी तरह से आपका सही है। आप किसी भी इक्वेशन में या तो इक्वेशन 1 में रखिए, 2 में रखिए, 3 में रखिए। इक्वेशन 2 में रखेंगे तो 19 आएगा, इक्वेशन 3 में रखेंगे तो 25 आएगा। तो ये वाला काम आपको रफली एग्जाम में करना है, आपको यहाँ तक कंप्लीट आंसर हो जाएगा, ये आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक लिख लीजिए, इसको दिखाना नहीं है।